नमस्कार, प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दीपक व्यास। देश के 4 राज्यों के 39 जिलों से होकर गुजरने वाली अरावली पर्वत श्रृंखला को लेकर सड़कों से लेकर सोशल मीडिया तक विवाद छिड़ चुका है। सियासी दलों से लेकर सामाजिक संगठनों का तर्क है कि जब 100 मीटर या उससे ऊंची पहाड़ी ही अरावली मानी जाएगी तो फिर बाकी का क्या। आरोप ये भी है कि अवैध खनन माफियाओं के लिए ये रेड कारपेट बिछाया जा रहा है। कांग्रेस की ओर से राजस्थान में इसके लिए आज प्रदर्शन भी किया गया है, तो दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव की ओर से इस मामले को लेकर जानकारियां भी साझा की गई है। इधर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी कांग्रेस पर हमला बोला है। ऐसे में आज चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं कुछ बयान। मैं कहना चाहूंगा 90% पहाड़ियां इस एक निर्णय से अरावली से बाहर हो जाएंगी और विशेष रूप से जहां ये अरावली रेगिस्तान को रोकने का काम कर रही है, लू को रोकने का काम कर रही है, वाटर हार्वेस्टिंग का काम कर रही है, वो सारी स्थिति वापस बिगड़ जाएगी। हम जिस पोल्यूशन को आज इस स्थिति में देख रहे हैं, अगर इसी प्रकार से माइनिंग होती रही तो आने वाले समय में आप देख सकते हैं क्या हालात होंगे। और कुछ लोगों ने एक कंफ्यूजन खड़ा कर दिया कि 100 मीटर का अर्थ होगा टॉप के 100 मीटर। ऐसा नहीं है। उसका जो बेस स्ट्रक्चर है, जो पर्वत का बेस स्ट्रक्चर है, अगर वो जमीन के अंदर भी 20 मीटर है, वहां से लेके 100 मीटर तक प्रोटेक्शन है। तो जो 100 मीटर का प्रोटेक्शन है, जो लोगों ने कंफ्यूजन करा है कि मतलब ऊपर का 100 मीटर है, नीचे खुदाई कर सकेंगे, वो नहीं है। आज तारीख रमीना जो 100 मीटर की धारणा और 100 मीटर जो नयो जजमेंट आयो है, वो रमीना आप एक तरीके में देख सका कि माफियाज ना रेड कारपेट बिछार बुलाई गई है। तो निश्चित रूप रमीना ये वास्ते पूरे प्रदेश में मीना रोष है, पूरे देश में मीना जितना भी एक्टिविस्ट है वो आगे आया है। आज आप सिर्फ सेव अरावली डीपी बदलने से काम नहीं चलता है, काम चलता है दृढ़ इच्छा शक्ति से, काम चलता है काम करने से। इस तरह से मत बरगलाइए हमारे राजस्थान के भाई बहनों को। हम आपसे कहना चाहते हैं, हम किसी भी तरह से अरावली के साथ छेड़छाड़ नहीं होने देंगे, किसी तरह का खनन नहीं होने देंगे, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। तो आखिर अरावली को लेकर विवाद छिड़ा क्यों है, कांग्रेस को किस बात को लेकर आशंका है, बीजेपी के क्या तर्क है, इन तमाम चीजों को लेकर आज प्राइम डिबेट पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में 2 खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ, उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ में भरत मेघवाल जी जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के। साथ में शैलेश कौशिक जी भी जुड़ चुके हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के प्रवक्ता हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले भरत मेघवाल जी, आपने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को भी सुन लिया होगा। उन्होंने कहा है कि जमीन के भीतर भी यदि 20 मीटर कोई पहाड़ी है, 30 मीटर है, तो ऐसे में वहां से माना जाएगा उसका 100 मीटर। तो ऐसे में फिर किस बात की संभावना, किस बात की आशंका कांग्रेस पार्टी को लग रही है? देखिए, सिर्फ सवाल कांग्रेस पार्टी का नहीं, ये सवाल है इस पर्यावरण को बचाने का। ये सवाल है उस थार रेगिस्तान को जो इधर बढ़ता है, उसको अरावली रोकती है, उस चीज़ का। और रही बात 100 मीटर की, तो दीपक जी सवाल इस बात का आता है ना कि 100 मीटर के दायरे को मापने की ज़रूरत ही कहाँ आ रही है। जब 2010 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उस चीज़ को मना कर दिया था, उसके बावजूद भी 15 साल बाद 2024 में कमेटी बनाकर उसी परिभाषा को वापस लेना, 2010 वाली परिभाषा को लेकर आप इस प्रदेश के साथ, उन 4 राज्यों के साथ, इस पर्यावरण के साथ, इस पृथ्वी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अरावली लोगों के लिए माँ है, अरावली जीवनदायिनी है, वो पशुओं को, लोगों को शेल्टर प्रदान करती है। आप देखिए कि किस तरीके से अभी दिल्ली के अंदर प्रदूषण फैल चुका है, किस तरीके से 700 से ऊपर वहाँ का AQI लेवल जा चुका है। उसके बावजूद ऐसी क्या इनको मजबूरी आ गई है कि ये 100 मीटर का दायरा लेके खनन की बात कर रहे हैं आप। और फिर सबसे बड़ा झूठ देखिए, ये कह रहे हैं कि खनन नहीं होगा। आप अगर उस जजमेंट को पढ़ेंगे, उस जजमेंट में साफ लिखा है कि आप न्यू लाइसेंस नहीं दे सकते, लेकिन जो कंटिन्यू है और जो रिन्यूअल किए जा सकते हैं उनको अलाउ है माइनिंग करने के लिए। जो न्यू लाइसेंस देना होगा उसमें आपको जो नियम कायदे आप लगा रहे हैं और जिस तरीके से स्टेट गवर्नमेंट के सर्वे की बात कर रहे हैं आप, जो भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट है उसके लिए आप बात कर रहे हैं। आज पूरे राजस्थान में, पूरे देश के अंदर आप देखिए, ट्विटर पे देख लीजिए, फेसबुक पे देख लीजिए, लोग अरावली बचाओ वाले स्लोगन के साथ आ गए हैं। गाँव ढाणियों के अंदर लोग रोडों पर आ गए हैं, जो भूजल स्तर को बढ़ा रहा है, जो हमारे जो थार रेगिस्तान है उसको आगे बढ़ने से रोक रहा है, जो छोटे छोटे जो मानसून आते हैं उस मानसून को यहाँ पर रोककर यहाँ बरसात कराता है राजस्थान में। अगर ये छोटे छोटे जो पठार भी कहे जाते हैं, 100 मीटर से कम के जो क्षेत्र है, अगर उन्हीं को हटा दिया जाएगा तो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन बढ़ेगा, वहाँ माइनिंग बढ़ेगी, वहाँ की लैंड समतल हो जाएगी, वहाँ के जो पर्यावरण है वो खत्म हो जाएगा। जो पठार के अंदर जो छोटे छोटे पेड़ पौधे उगते हैं, जो जानवर होते हैं, जीव जंतु होते हैं, वो लोग कहाँ जाएंगे?
देखिए ये सीधे सीधे भ्रष्टाचार का काम किया जा रहा है। अपने जो अभी इन्होंने कहा कि रेड कारपेट बिछाकर जो लोगों को लाने का काम, अवैध खनन का काम किया जा रहा है, ये उसी की एक शुरुआत की जा रही है। और पूरा देश, पूरा राज्य, कांग्रेस पार्टी, तमाम पर्यावरणविद, तमाम लोग आज अरावली बचाने के लिए खड़े हैं। सीएम साहब ने कहा कि साहब जो दृढ़ निश्चय होनी चाहिए। अरे ईआरसीपी का पानी ला नहीं पाए आप, उसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं कर पाए आप, यमुना जल समझौता नहीं कर पाए, कौन सी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं आप सिर्फ बचाव कर रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट ने उसी परिभाषा को एज इट इज लेकर सुप्रीम कोर्ट के सामने रख दी है। ठीक है, शैलेश जी, आपकी पहली प्रतिक्रिया इस पूरे मामले को लेकर, क्या रेड कारपेट बिछाया जा रहा है अवैध खनन माफियाओं के लिए? दीपक जी, ये अवैध खनन माफियाओं के खिलाफ ही सबसे बड़ी कार्रवाई होगी, क्योंकि जिस तरीके से आपको ध्यान होना चाहिए कि जो अरावली है जो 4 राज्यों में होती है और चारों राज्यों के माइनिंग के नियम अलग अलग हैं, खनन की अनुमति की जो परिभाषा होती है वो अलग अलग है। ऐसी स्थिति में एक सामान्य और एक स्वीकार्य परिभाषा के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस तरीके की जो कमेटी बनाई थी और उसके जो परिभाषा दी है, उस परिभाषा के आधार पर यह तय किया गया है कि ये सभी राज्यों में लागू होगी। और जिस तरीके से जो अवैध खनन इस समय चल रहा था, जो अनियंत्रित खनन चल रहा था, उसको रोकने पर यह प्रभावी होगी। कहीं ना कहीं उन लोगों को दिक्कत है जिन्होंने, मैं पूछना चाहूंगा कांग्रेस के नेताओं से कि आपके द्वारा ही 2003 में गहलोत सरकार के समय नक्शे बनाए गए थे जिलेवार, आपके द्वारा ही जिलेवार नक्शे 100 मीटर की परिभाषा को जो मर्फी काउंसिल की जो उसकी रिपोर्ट थी, रिचर्ड मर्फी की, उसके आधार पर 1968 की रिपोर्ट के आधार पर आपने 2002 में कमेटी बनाकर जिलेवार नक्शे बनाए थे और नक्शों के आधार पर यह तय किया गया था 100 मीटर की परिभाषा को। तो एक तरफ तो आप लगातार वर्षों तक उस परिभाषा को मानते रहे और दूसरी तरफ आज उस परिभाषा को के आधार पर राजनीतिक रंग देने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि वास्तविकता है कि इस कमेटी की रिपोर्ट जो 100 मीटर की हाइट की थी, उसके आधार पर जो माननीय उच्चतम न्यायालय ने उस कमेटी के आधार पर तय किया है, जो परिभाषा दी है, उससे अनियंत्रित और अवैध खनन रुकेगा। केवल वैध खनन की तो स्वीकार्यता ही 0.19% है, उसमें भी तमाम तरीके की अनुमतियों की आवश्यकता है। ऐसी स्थिति में केवल राजनीतिक रंग देने की आवश्यकता नहीं है, अवैध और अनियंत्रित खनन को रोकने के लिए बहुत प्रभावी परिभाषा, बहुत प्रभावी लेकिन अभी भरत जी ने ये भी कहा कि जो पहले से जो खनन चल रहा है वो तो चलता रहेगा, नए के लिए नए नियम लागू होंगे। देखिए दीपक जी, यही सोच का विषय है कि पहले क्या था, राज्यों के हिसाब से अलग अलग परिभाषा थी। भरत जी अच्छे पढ़े लिखे आदमी है, जानते हैं कि जब राज्यों की माइनिंग की परिभाषाएं अलग अलग है, वो परिभाषाएं स्वीकार्य नहीं थी, कोई किसी राज्य में कुछ थी। जब एक यूनिवर्सल परिभाषा लागू होगी तो वो चारों राज्यों पर, उनके सभी 39 जिलों पर लागू होगी। ऐसी स्थिति में सख्ती और प्रभावी कार्रवाई अच्छी तरीके से हो सकेगी, इसीलिए माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस परिभाषा को स्वीकार्यता दी है। ठीक है भरत जी, ये कह रहे हैं कि आप लोगों के दौर में इस तरीके की कोशिशें की गई थी जब अशोक गहलोत सरकार थी, पहले दौर में, पहले कार्यकाल 2003 के अंदर जब स्थितियां सही नहीं थी, उस समय लेबर को काम देने के लिए 100 मीटर का एक दायरा लाया गया। 2010 में जब पुनः गहलोत साहब की सरकार आई, तब 16 फरवरी को एक माननीय कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक एफिडेविट दिया गया जिसमें 100 मीटर की परिभाषा दी गई। लेकिन 19 फरवरी 2010 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उस परिभाषा को नकार दिया और कहा कि अरावली का संरक्षण बहुत जरूरी है। और 2010 के बाद तमाम जो अवैध खनन गतिविधियां थी और खनन था अरावली के अंदर, उसको मना कर दिया गया। 2025 तक किसी तरह का कोई खनन नहीं होता था दीपक जी। और उसके बाद 2024 में पुनः एक कमेटी बनती है, राज्य सरकार भारतीय जनता पार्टी राजस्थान की उसी परिभाषा को एज इट इज कट कॉपी पेस्ट करके 2024 में दे देती है और उसे माननीय सुप्रीम कोर्ट में पेश कर कहती है कि साहब इस पे खनन इसलिए भी करना जरूरी है ताकि लोगों को काम मिल सके। आज की स्थिति वो नहीं है, आज अवैध खनन बढ़ गया है। इन्होंने कहा 4 राज्यों की बात, मैं आपको कहता हूं हरियाणा का जो भाग है उसी भाग को आप देख लीजिएगा। जो अरावली पर्वतमाला, एक तरफ हरियाणा में जहां नियम लागू नहीं होता खनन का, वहां पूरा सपाट हो चुका है, हरियाली खत्म हो चुकी है। दूसरी तरफ राजस्थान में जहां ये चीज लागू थी कि अरावली पे खनन नहीं होगा, आज भी वहां हरियाली है। सवाल ही इसी बात का है ना कि 100 मीटर का दायरा करने की कहां जरूरत आई आपको। आज जब खनन रुका हुआ है, जब अरावली की पर्वतमालाओं को किसी तरह से छेड़छाड़ नहीं की जा सकती, वहां पर आप ये काम कर रहे हैं। आज भी माननीय नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जी ने कहा कि जो टाइगर रिजर्व था, उस टाइगर रिजर्व पे भी केंद्रीय मंत्री जी उसको अवैध खनन के लिए लेना चाहते थे, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने वहां पे रोका। ये भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी साजिश है
जिसी के तहत तो ये करना चाह रहे हैं। और उस जजमेंट में लिखा हुआ है कि जो माइनिंग है वो एज इट इज चलती रहेगी, सिर्फ न्यू माइनिंग नहीं है। तो जब आप लोग ऑलरेडी माइनिंग करवा रहे हैं, वही व्यक्ति 100 मीटर तक की तो माइनिंग कर ही सकता है, क्योंकि वहां पर किसी तरह का तो कोई नियम लागू होगा ही नहीं, वो अरावली में आएगी नहीं, वो पर्वतमाला का हिस्सा ही नहीं मानी जाएगी। बात तो 100 मीटर से ऊपर की आ रही है ना। और जो उन्होंने कुछ जगह के आइडेंटिफाई की है कि वहां पर माइनिंग नहीं हो सकती, तो वो तो पहले से ही है। टाइगर रिजर्व जोन है, इकोनॉमिकल जोन है, और कुछ इन्होंने 8-10 पॉइंट उसमें बताएं, तो ऑलरेडी आ रही है। लेकिन 100 मीटर का जो ये दीपक जी ये हिस्सा आ रहा है, इस 100 मीटर में तमाम जो छोटे मोटे कस्बे हैं, छोटे मोटे गांव है, वो तमाम खनन में निकल जाएंगे। आपका मानना है कि पूरी तरीके से मुक्त कर देना चाहिए, खनन से मुक्त कर देना चाहिए, खनन होना ही नहीं चाहिए वहां पर? देखिए, बिल्कुल अरावली के अंदर खनन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 2010 से ही बंद कर रखा है। 2010 में जो एफिडेविट दिया था, उसके बाद मना कर दिया था कि अरावली के अंदर खनन नहीं होगा। ये बाकी 4 राज्यों की बात कर रहे हैं। हरियाणा की स्थिति देखिए आप क्या है, दिल्ली की स्थिति देखिए आज आप क्या है। दिल्ली में AQI 700 से ऊपर है, वहां पर लोग मर रहे हैं प्रदूषण की वजह से, और ये अरावली है जो बचा रही है। आज हमारे यहाँ बारिश प्रॉपर मात्रा में नहीं हो पाती। सोलर प्लांट इन्होंने MOU करके, सोलर प्लांट आपने देखा था रेगिस्तान में, इन्होंने खेजड़ी के वृक्षों को वहां पे कटाने को दे दिया। अरे कितना कॉर्पोरेट वाले लोगों को आप निहाल करेंगे? पर्यावरण के लिए तो सोचिए। शैलेश जी जवाब देंगे। शैलेश जी, इनकी चिंता, इनको लगता है कि ठीक है, चिंता लाजमी भी हो जाती है यदि इस तरीके की आशंका पैदा होती है कि यदि पूरी तरीके से अरावली को खत्म कर दिया जाएगा, या 100 मीटर का कोई पहाड़ है यदि उसको काट दिया जाएगा, वहां पर तोड़फोड़ की जाएगी, अवैध खनन किया जाएगा, तो ये चिंता तो होना लाजमी हो ही जाता है ना। बंद नहीं किया जा सकता है कैसे? दीपक जी बड़ा दोहरा चरित्र माननीय मेरे साथी पैनलिस्ट ने अपना जाहिर किया, अपनी पार्टी का जाहिर किया। एक तरफ इन्होंने कहा 2003 में तो हमने रोजगार देने की दृष्टि से, 2003 में क्या पर्यावरण की आवश्यकता नहीं थी? 2003 में ही क्या रोजगार की आवश्यकता थी? क्यों 2003 में आपने उन कमेटी के नियमों को लागू किया? मैं कहना चाहता हूं, ये कहते हैं राजस्थान की सरकार ने रख दिया। राजस्थान की सरकार ने 2002 में जो नियम इन्होंने प्रस्तुत किए थे उनको रखा था, और जो कमेटी बनी थी जिसमें 4 केंद्रीय सरकारों की सेक्रेटरी थे और तमाम राज्य सरकारों के प्रतिनिधि थे, उस कमेटी ने उस रिपोर्टों, उस नियमों को, जो कि 1968 के जो तमाम जो भूवैज्ञानिक होते हैं, जिस मर्फी कमेटियों को मानते हैं, काउंसिल की रिपोर्टों को, उसके आधार पर जो तय की गई थी, उसके आधार पर उच्चतम न्यायालय ने इसको तय किया है। राजस्थान की सरकार के उस पर तय नहीं किया। तमाम पैरामीटरों को अध्ययन करने, मतलब आप अगर 2003 में माइनिंग खोल कराते हो, आप 2003 में जिलेवार नक्शे बनवाते हो, आप 2003 में अगर स्वीकृति देते हो तो रोजगार के लिए देते हो। हमारी सरकार ने तो अवैध खनन और अवैध इसको जो अनियंत्रित खनन को रोकने के लिए कहा है कि इससे सबसे बड़ी, इससे जो रिपोर्ट है सुप्रीम कोर्ट की, इसका सबसे बड़ा आधार ही यही होगा कि इससे अवैध और अनियंत्रित खनन जो चलता आ रहा है उस पर लगाम कसेगी। वैध खनन की तो मुझे ये समझा दीजिए शैलेश जी, मुझे ये समझा दीजिए कैसे अवैध खनन रुक पाएगा? ये नए नियम जब 100 मीटर का दायरा वाला जो आप नियम लागू कर देंगे, उसके बाद कैसे रुकेगा अवैध खनन? देखिए, मैंने बताया ना आपको, मैंने आपको बताया कि हर राज्य की अलग अलग परिभाषा है। एक राज्य की परिभाषा के आधार पर दूसरे राज्य में जिस तरीके से अवैध खनन को बढ़ावा मिलता है, आज जब एक यूनिवर्सल परिभाषा होगी तो सभी 4 राज्यों को लागू करना बाध्यकारी होगी, तो उसके आधार पर निश्चित रूप से इस पर अंकुश लगेगा। इसके अलावा अब देखिए, इससे 90% सर छोड़ देते हैं, सर गुजरात की बात छोड़ देते हैं, दिल्ली की बात छोड़ देते हैं, हरियाणा की बात छोड़ देते हैं, राजस्थान की बात कर लेते हैं। राजस्थान में सबसे ज्यादा अरावली का क्षेत्र आता है, अरावली पर्वत श्रृंखला सबसे ज्यादा राजस्थान में। मुझे बताइए अवैध खनन कैसे रुक जाएगा? जब 100 मीटर के दायरे तक तो आप दे देंगे, ठीक है। जब अवैध खनन की परिभाषा तय हो जाएगी, सख्ती होगी, जब एक यूनिवर्सल डेफिनेशन के माध्यम से, दूसरा राजस्थान में आप देखिए, मैं आपको कहना चाहता हूं कि जब अपन अगर राजस्थान में घुसेंगे तो अलवर सरिस्का बिल्कुल प्रोटेक्टेड एरिया है, जम्बा रामगढ़ है, उसके बाद अजमेर है, उदयपुर है, तमाम झीलें, कितना सा एरिया बचता है, कितना, और उस एरिया पर राजस्थान की सरकार बिल्कुल अंकुश लगाएगी। और जो नई परिभाषा लागू होने के बाद सख्ती के साथ, दिक्कत यह है कांग्रेस के संग के जो इन्होंने डील छोड़ी थी और जिस तरीके से अवैध खनन माफियाओं को पनपाया था, उनको उनकी चिंता हो रही है। ये अपने नियमों को ताक पर रखे थे कि हमारी सरकार ने तो रोजगार दिया था, आपकी सरकार ने रोजगार नहीं दिया था, आपकी सरकार ने अवैध खनन माफियाओं को भ्रष्टाचार का गढ़ बनाया था, आपकी सरकार ने इस माध्यम से 2003 में अपने नेता को छूट दी थी, खुली अरावली को खोदने की छूट आपकी गहलोत सरकार ने दी थी। ठीक है, ठीक है भरत जी, अभी सिर्फ आशंका है कांग्रेस पार्टी को कि ये नियम लागू होता है तो ऐसी स्थिति में अवैध खनन बढ़ता चला जाएगा, लेकिन यदि जब तक कुछ चीजें सामने नहीं आती उससे पहले आशंका जाहिर करना ही तो माना जाएगा इसे? नहीं, आशंका नहीं। देखिए, पूरी सुनियोजित साजिश है। मैं आपको बताता हूँ वो किस तरीके से है। 2023 से पहले जो सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी है वो सुप्रीम कोर्ट के अधीन होती थी, और उसके अंदर जो कर्मचारी लगते थे वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के
आदेश के बाद ही लगते थे, लेकिन 5 सितंबर 2023 को एक नोटिफिकेशन जारी करती है केंद्र सरकार, और जो ये सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी है जो पहले सुप्रीम कोर्ट के अधीन होती थी, वो अब पर्यावरण जो मंत्रालय, उस पर्यावरण मंत्रालय के अधीन की गई, और उसके अंदर जो कर्मचारी लगेंगे, जो रिपोर्ट बनाएंगे, वो भी केंद्र सरकार अपने अनुसार ही बना सकती है। 2024 में वो कमेटी रिपोर्ट अपने हिसाब से देती है। तो इसलिए जो ये आशंका इसलिए आई जा रही है कि जो इन्होंने सुनियोजित तरीके से खनन माफियाओं को साथ देने का, उनको आगे बढ़ाने का काम किया, वो ये बता रहा है। अभी आपने इनसे सवाल पूछा अवैध खनन कैसे रुकेगा, ये जवाब नहीं दे पाए। अरे अवैध खनन की कोई परिभाषा थोड़ी है, अवैध खनन तो दिख ही रहा है ना, किस तरीके से बजरी का आप कर रहे हैं, किस तरीके से पहाड़ों को काटा जा रहा है। एफआईआर दर्ज आप करा नहीं पा रहे। आप बार बार कह रहे हैं 2003 में कांग्रेस ने दिया था, कांग्रेस ने दिया था। अरे कांग्रेस ने तो ईआरसी की तो डीपीआर भी दी थी, कांग्रेस ने तो चिरंजीवी योजना भी दी थी, कांग्रेस ने तो अन्नपूर्णा योजना भी दी थी। अगर कांग्रेस की योजनाएं, कांग्रेस के कार्य आपको अच्छे लगते हैं तो आपको उन योजनाओं को भी चालू रखना चाहिए था। सिर्फ और सिर्फ इसी योजना के ऊपर आप कांग्रेस के लिए क्यों बात कर रहे हैं? 100 मीटर के पहाड़ी से ऐसी क्या दिक्कत राजस्थान को आ गई कि जो राजस्थान का प्रदेश अरावली सबसे ज्यादा क्षेत्रफल रखता है, उसको आप हटाने का काम कर रहे हैं। आपने सही सवाल पूछा, लेकिन ये उसका जवाब नहीं दे पा रहे। अरे राजस्थान में तो खनन बंद है, राजस्थान में तो अरावली का 1 इंच मात्र खनन भी आप नहीं कर सकते। लेकिन इस निर्णय की वजह से 100 मीटर के जो तमाम अरावली के जो पठार आ रहे हैं, जो भी पहाड़ आ रहे हैं, वो तो स्वतः ही खत्म हो जाएंगे, जैसे हरियाणा में हो गए, जैसे गुजरात में हो गए। लेकिन केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने यह भी स्पष्ट किया भरत जी कि 1,44,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र जो है पूरा अरावली का, गलत झूठे बयान दे रहे हैं। उसमें से मात्र 0.19% से भी खनन संभव है। तमाम जितने भी पर्यावरणविद हैं, शिक्षाविद हैं, जितने भी जो लोग हैं, उन्होंने तमाम लोगों ने ये बात कही है कि अगर ये आता है तो 90% अरावली खत्म हो जाएगी। 90%। क्या वो झूठ बोल रहे हैं? इसके अलावा एफएसआई ने भी सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट दी है कि अरावली पहाड़ियों की परिभाषा में केवल पहाड़ी ही नहीं, बल्कि उसके डाउन स्लोप हिस्से पर 100 मीटर का समान बफर जोन भी शामिल किया है। 3 डिग्री से अधिक ढलान भी आना चाहिए, 500 मीटर वाला दायरा भी आना चाहिए, और जो आसपास का एरिया है वो भी आना चाहिए। आप देखिए, कोई भी पूरे राजस्थान, पूरे देश में लोग पागल नहीं है जो इस नियम के विरुद्ध जा रहे हैं। लेकिन अब ये बोलने लायक इनके पास जवाब नहीं है। ये क्या बोलेंगे? इनको ये निर्णय वापस लेना पड़ेगा, क्योंकि ये पर्यावरण के साथ खिलवाड़ है। कोटा के अंदर आपने देखा इन्होंने कितने पेड़ की कटाई, थर्मल पावर प्लांट बनाने के लिए पेड़ों की कटाई की। इस जयपुर के अंदर ही, सांगानेर के अंदर, इन्होंने जो पर्यावरणविद थे, जो पर्यावरण प्रेमी थे, वो सड़कों पर बैठे रहे, वो उस जंगल में बैठे रहे, लेकिन इन्होंने अपनी मनमानी बनाए रखी और उन पेड़ों को काटा। महाराष्ट्र के अंदर काट रहे हैं, गुजरात के अंदर काट रहे हैं, मध्य प्रदेश के अंदर काट रहे हैं। अरे आप पेड़ों को ही काट देंगे, आप पहाड़ियों को ही लुप्त कर देंगे, तो फिर इस संसार का होगा क्या? इस देश का क्या होगा? ठीक है शैलेश जी, पूरी कांग्रेस पार्टी, इसके अलावा कई सामाजिक संगठन वो भी सड़कों पर आज उतरे हुए थे, प्रदर्शन कर रहे हैं लोग। अकेली कांग्रेस के निर्दलीय जो विधायक हैं उन लोगों ने भी विरोध जताया। तो क्या सरकार इस पर पुनर्विचार करने का भी मानस रखती है, मंशा रखती है सरकार? देखिए दीपक जी, पहले तो जैसे अभी मेरे साथी पैनलिस्ट ने कहा था कि साहब सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई थी, उनको ध्यान होना चाहिए। मई 2024 में कमेटी का गठन सुप्रीम कोर्ट ने किया था, भारत सरकार ने नहीं किया था। दूसरी बात, सुप्रीम जिन बातों की कह रहे हैं वो तो रिपोर्ट में ही आई है, वो तो इस रिपोर्ट में ही आई है। कोर्ट नहीं बनाई, सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी सुप्रीम कोर्ट के अधीन नहीं है। आप पढ़िएगा, आप झूठ बोल रहे हैं। कौशिक जी पढ़िएगा, सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी सुप्रीम कोर्ट के अधीन नहीं है। 5 सितंबर, क्योंकि आप झूठ बोल रहे हैं। आप वापस आ जाता हूं एक बार भरत जी, बोल लीजिए आप, बताइए। चले, आप सुनना भी तो सीखिए भरत जी। आप जब आप बोल रहे थे, मैंने कहा, आपने कहा था जब 100 मीटर की पहाड़ी और दूसरी पहाड़ी के बीच के 500 मीटर का जमीन का एरिया भी इसमें रहेगा, इसमें दोनों तरफ के पहाड़ी के ढलान भी इसमें रहेंगे, तो इसमें तो पूरा की पूरा केवल 100 मीटर हाइट से मतलब नहीं है। हाइट से लेकर धरातल तक का जो बेस है उसको सबको शामिल किया गया है। तो केवल भ्रम फैलाने की कोशिश मत करिए। आवश्यकता इस बात की है, और जो बात कह रहे थे दीपक जी भी कह रहे थे, केवल 277.89 वर्ग किलोमीटर एरिया जो होगा वो खनन के लिए होगा, और उसके लिए भी तमाम स्वीकृतियों की आवश्यकता होगी। ऐसा नहीं है कि केवल आए और दे दी, तमाम तरीके की स्वीकृतियों की आवश्यकता होगी। ऐसी स्थिति में जो आपकी शंका है, आप उसको अपने कर्मों को राजनीतिक रूप देने के लिए इस तरीके की बात कर रहे हैं। वर्षों तक आपकी परिभाषा चली, जो आपने पेश की, आपको दिक्कत नहीं आई, आपके पूर्व मुख्यमंत्री को दिक्कत नहीं आई। ठीक है शैलेश जी, इन्होंने गलतियां कर दी। शैलेश जी, इन्होंने गलतियां कर दी, तो क्या उसी रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी चलेगी क्या?
दीपक जी, हम गलतियां नहीं कर रहे, हम इनको इनका चरित्र बता रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि हम गलती कर रहे हैं। हमने तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो परिभाषा दी है उसको लागू करने की बात कर रहे हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं इनका चरित्र देखिए कि पूर्ववर्ती समय में अपनी रिपोर्ट को सब कुछ माना, आज उसको राजनीतिक रंग देने का, न्यायिक निर्णय को राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इस बात नहीं कह रहा हूँ कांग्रेस के चरित्र ये राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, मान लीजिए, लेकिन सियासी दलों के अलावा, सियासी दल मान लीजिए कांग्रेस पार्टी जो एक अकेली दल है, उसके अलावा कई निर्दलीय विधायक भी सामने आ रहे हैं। रविंद्र भाटी ने भी कहा है, इसके अलावा बहुत सारे सामाजिक संगठन भी सामने आ रहे हैं। अब जो जनता सरकार को चुनती है, अपने नेताओं को चुनती है, जनप्रतिनिधियों को चुनती है, यदि वो जनता धीरे धीरे सड़कों पर आती है तो क्या सरकार इस बात को लेकर मंशा रखती है कि इस फैसले को वापस ले लिया जाए, अरावली में खनन ही ना हो, क्या वो 0.19% इससे में ही हो रहा हो? देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि जो भी सामाजिक संगठन है या कोई राजनीतिक दल है जो भी अपनी बात रख रहे हैं, निश्चित रूप से सबको अपनी बातें रखने का अधिकार है। और आपको ध्यान होगा माननीय पर्यावरण मंत्री, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने कहा था कि उच्चतम न्यायालय ने ये परिभाषा रखी है और हम इस पर विचार कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में ऐसा नहीं है और कोई भी सम्मान, लेकिन आप इसको केवल एक रूप में ले जाकर कि आप इसको राजनीतिक रूप देने के लिए बात कर रहे हैं। देखिए, आवश्यकता इस बात की है कि इसके माध्यम से अवैध खनन कितना रुकेगा, मूल बात ये है। चलिए ठीक है, आपको लगता है एक साथ 4 राज्यों में अवैध खनन रुक जाएगा, एक परिभाषा होगी चारों राज्यों की, आपको ये लगता है इस नियम के बाद में? भरत जी, आपकी आखिरी टिप्पणी 30 सेकंड में सर, वक्त की कमी है अपने पास। देखिए, ये कह रहे हैं कि अवैध खनन रुकेगा, यही माननीय केंद्रीय मंत्री है जिन्होंने जो क्रिटिकल टाइगर हैबिट का जो है, जहां पे टाइगर हम लेकर आए थे जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, तो वहां पे अवैध खनन को रोका गया था। लेकिन इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 48 घंटे में उस जगह की अदला बदली करने के लिए प्रस्ताव लाए, बिल लाए, उसको पास कराया और माननीय सुप्रीम कोर्ट में उस चीज को लेके गए। तब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई कि जो 6 महीने तक काम नहीं हो सकता था उसको आपने 48 घंटे में करने की चेष्टा क्यों करी? तो ये तो इनकी निष्ठा यही बता देती है। और ये वही सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी है जो निष्पक्ष थी ना, तो 2011 में कर्नाटक के इन्हीं के जो मंत्री थे जनार्दन रेड्डी, उनको सीबीआई ने अवैध खनन में। ठीक है, शैलेश जी, आपकी आखिरी टिप्पणी 30 सेकंड में सर। दीपक जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट करना चाहूंगा कि सरकार की जो माननीय उच्चतम न्यायालय की जो परिभाषा दी है उसके आधार पर इसमें अवैध खनन और अनियंत्रित खनन को रोकना सरकार की प्राथमिकता है। केवल वैध खनन की संभावना 0.277.89 किलोमीटर है, उसके लिए भी तमाम तरीके की पर्यावरण और अन्य एजेंसियों की स्वीकृति आवश्यक होने के बाद ही अनुमति दी जाएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका शैलेश जी और भरत बेंगोल जी, आप दोनों जुड़े, इस चर्चा में हिस्सा लिया। तो कुल मिलाकर अब चर्चा इसी बात को लेकर है कि क्या वाकई में कांग्रेस या जो दूसरे सामाजिक संगठन है उनकी जो आशंका है वो क्या भविष्य में इस तरीके से सामने आ सकती है। तमाम चीजें जिसको लेकर चर्चा का विषय लगातार बना हुआ है और देखना ये भी दिलचस्प होगा कि क्या जनता सड़कों पर उतरती है और उसके बाद में क्या सरकार, जो केंद्र की सरकार, वो इस पूरे मामले में अपना फैसला वापस लेती है या फिर नहीं। फिलहाल प्राइम डिबेट में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।